हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। किसी कारण से कुछ दिन तक आप लोगों के पास वीडियो नहीं पहुंच पाया, इसके लिए हमें बहुत खेद है। चलिए तो लेसन 3 में पार्ट 2 तक हम लोग देख चुके थे केमिस्ट्री में क्लास 10 के लिए। तो अब जो है हम लोग लेसन 3 का पार्ट 3 देखेंगे आज के इस वीडियो में। और ये लेसन 3 का पार्ट 3 अंतिम पार्ट होगा। चलिए तो बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आज का पहला क्वेश्चन, भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। चलिए तो जानते हैं भर्जन क्या कहता है। भर्जन और निस्तापन में निम्नलिखित अंतर है। पहला पॉइंट, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। भर्जन में जो होता है अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, और इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। दूसरा देखिए, यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग होता है। यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग होता है भर्जन। निस्तापन में यह प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयोग होता है। सल्फाइड सल्फर से सल्फाइड बना है, कार्बोनेट उसमें जो है CO3 जरूर रहेगा, है ना। तीसरा अंतर देखते हैं, इस विधि से अयस्क ऑक्सीकृत हो जाता है। इस विधि से अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है, बिना जल के हो जाता है। निर्जलीकरण का अर्थ हो गया। चौथा अंतर है, इसमें निस्तापन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है। निस्तापन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें जो है कम ताप की आवश्यकता होती है भर्जन से। इसमें अधिकांशतः SO2 गैस निकलती है और इसमें अधिकांशतः CO2 गैस निकलती है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है अंतर। इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग होता है, यह प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयोग होता है। इस विधि से अयस्क ऑक्सीकृत हो जाता है, इस विधि से अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है। इसमें निस्तापन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है और इसमें भर्जन से कम ताप की आवश्यकता होती है। और भर्जन में कौन गैस निकलता है, SO2, और इसमें जो है निस्तापन में CO2 गैस निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोगों के लिए रेडी है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। तनु, तनु का मतलब पतला होता है। तो ये देखिए दो धातु ऐसा है, मैग्नीशियम और जिंक, जो कि ये विस्थापित कर देगा, उसको हटा देगा। दो धातु के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते हैं, यानी ऐसा नहीं कर सकते हैं, विस्थापित नहीं कर सकते हैं, दूर नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं। तो कॉपर और सोना है। कॉपर को तांबा भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है। दोस्तों शायद आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि खट्टा पदार्थ से जो है, यानी इमली के रस से जो है बर्तन अगर साफ किया जाए तो बहुत जल्दी ही साफ हो जाता है। तो चलिए ऐसा जानते हैं ऐसा क्यों होता है। तांबा पर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बन जाने के कारण उसका रंग मलिन हो जाता है ना। तांबा पर जब जंग लगता है तो हरा परत में बन जाता है, हरा परत जमा हो जाता है और उसका रंग मलिन हो जाता है। जब तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस के से साफ किया जाता है तो नींबू या इमली में उपस्थित अम्लीय पदार्थ क्षारीय कॉपर कार्बोनेट से अभिक्रिया करके उसे तांबे के बर्तन से अलग कर देता है। तो देखिए जो उपस्थित पदार्थ अम्लीय पदार्थ होता है वो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है और बर्तन से अलग कर देता है, जिससे बर्तन साफ होकर चमकने लगता है। क्योंकि खट्टा पदार्थ जो होता है
क्षारीय कॉपर कार्बोनेट को हटाने में सक्षम होता है। खट्टा पदार्थ जो होता है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट को हटाने में सक्षम होता है, सफल होता है, इसलिए खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण द्वारा Na2 एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा, इलेक्ट्रॉन परिवर्तन के द्वारा जो है इसका निर्माण दर्शाना है। कैसे ये बनता है Na2O का निर्माण। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ सोडियम का है 2 गो है, तो यहाँ 2 गो सोडियम जो है लिखा गया है। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 ठीक हो जाएगा। 11 नंबर पर आता है सोडियम। सोडियम जो 11 नंबर पर होता है तो उसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन दर्शाया गया है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखिएगा, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है तो 2 6 होगा, यानी कि इसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 होगा, तो यहाँ 6 को दर्शाया गया है। अब ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, चूँकि ऑक्सीजन को और 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये जो एरो का चिन्ह दर्शाया गया है कि मतलब वो ग्रहण कर रहा है इधर से, इधर से ग्रहण कर रहा है। अब सोडियम चूँकि दिया है इसलिए इसमें प्लस आया है, 2 गो सोडियम है तो Na2 हो गया। ऑक्सीजन 2 गो देखिए यहाँ से ग्रहण किया है, तो यहाँ पे 2 गो इसका जो है क्रॉस जो है यहाँ पे दर्शाया गया इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन 2 गो लिया है इसलिए 2- हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इजस के तस हो गया और O 2- और प्लस माइनस हट के 0 हो गया। 1 सोडियम के लिए प्लस, 2 सोडियम के लिए 2 प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से Na2 बन गया। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है कि सोडियम के किनारे 1 इलेक्ट्रॉन क्यों दर्शाया गया। पहला में सोडियम 2 गो है तो 2 गो सोडियम लिख दिए हैं, और सोडियम के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, चूँकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 2 8 1 11 नंबर पर आता है, तो 1 1 हो गया। और ऑक्सीजन का लिखिएगा तो 2 6 8 नंबर पर आता है, तो बाहरी सेल में 6 गो, तो 2 2 4 2 6, ये का गो यहाँ से ग्रहण कर लिया है। और यहाँ देखिए प्लस क्यों आया है, चूँकि सोडियम धातु है, यानी सबको दिया है तो देता है तो प्लस, ग्रहण करता है तो माइनस। 2 गो ग्रहण किया इसलिए 2- है। ठीक है, चलिए MgO का निर्माण देखते हैं। अब Mg मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है दोस्तों, 12 नंबर पर आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 2 8 2 हो जाएगा। तो किनारे कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 को यहाँ बैठा दिए हैं, फिर बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। ऑक्सीजन के जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 8 नंबर पर आता है ना, तो 2 6, तो 2 2 4 2 6 हो गया। ये वाला देखिए एक ही गो है ना। अब इसके बाद देखिए, अब चूंकि मैग्नीशियम 2 गो इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो 2 प्लस हो गया है। यहाँ से देखिए 2 गो क्रॉस का चिन्ह जो है ये ग्रहण किया है इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो यहाँ पे बैठा दिए हैं। ये वाला एरो का चिन्ह दर्शा रहा है कि यहाँ लिखना है, यहाँ पे देखिए, और 2 ग्रहण किया तो 2- हो गया, हाइजस के तस हो गया यहाँ पे, और O 2- है, इलेक्ट्रॉन सब खत्म, 2- प्लस माइनस खत्म, MgO बन गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सोल्डर किसका मिश्रण होता है, शीशा और टिन का। सोल्डर किसका मिश्रण होता है, शीशा और टिन, 50-50% रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कहता है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है तांबा जस्ता निकेल। इसका ट्रिक भी आप लोगों को बताया गया था, जाता नहीं कहाँ, तो जर्मनी 60% तांबा, जस्ता 20% और निकेल 20% होता है ना। कांसा किसका मिश्रण होता है, तांबा और टिन का। तांबा 88% होता है, टिन 12% होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता का। तांबा 80% और जस्ता 20%। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है, लोहा निकेल क्रोमियम कार्बन का, है ना। इसमें देखिए लोहा 73%, निकेल 8%, क्रोमियम 18% और कार्बन 1% होता है ना। इस्पात किसका मिश्रण होता है, लोहा और कार्बन का होता है। लोहा 98.5% होता है और कार्बन 1.5%। चूँकि टोटल परसेंट का आंकड़ा 100 से लिया जाता है तो इसको जोड़ दीजिएगा तो 100 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो धातु कर्म या धातु की कहलाती है। अयस्क से
शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म या धात्विकी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों का सांद्रण किन किन विधि द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों अयस्कों का सांद्रण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये अयस्क शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया है। चलिए तो गुरुत्व पृथक्करण विधि जानते हैं। इस विधि से अधिक घनत्व वाले, घनत्व बराबर सूत्र होता है मात्रा बटा आयतन, अधिक घनत्व वाले अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो याद रखिएगा, अधिक घनत्व वाले अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है दोस्तों? गुरुत्व पृथक्करण विधि। पृथक्करण मतलब अलग करना। अयस्क को महीन पीसकर पानी की धारा में प्रवाहित करते हैं। अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और अशुद्धियाँ के हल्के कण पानी की धारा में बह जाते हैं, है ना। इस प्रकार हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है, यानी शुद्धिकरण। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? अधिक घनत्व वाले गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है? इसमें अधिक घनत्व वाले अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अयस्क को महीन पीसा जाता है, में ही किया जाता है और धारा से प्रवाहित किया जाता है धारा में। और जो हल्के कण होते हैं वो जो होते हैं पानी की धारा के साथ बह जाते हैं और भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और इस तरह से अयस्क सांद्रित हो जाता है। चलिए दोस्तों फेन प्लावन विधि देखते हैं। फेन प्लावन विधि कहता है कि यह विधि इस तथ्य पर आधारित होता है, इस तरीके पर आधारित होता है कि सल्फाइड अयस्क के कण तेल से तुरंत गीले हो जाते हैं। सल्फाइड अयस्क के कण जो है तेल से तुरंत गीले हो जाते हैं और अशुद्धियों के कण पानी से तुरंत गीले हो जाते हैं। ठीक है, इसको दूसरी तरह से ये जान लेते हैं। सल्फाइड अयस्क को महीन पीसकर पानी से भरे टैंक में डालते हैं। सल्फाइड अयस्क को क्या करते हैं? में ही पीसते हैं और भरे टैंक में डालते हैं तथा तारपीन का तेल या पाइन के तेल में मिला देते हैं। देखिए तारपीन या पाइन का तेल होता है जो उसमें मिला दिया जाता है। सल्फाइड अयस्क के कण तेल से एवं अशुद्धियों के कण पानी से गीले हो जाते हैं। पानी में हवा के झोंकों द्वारा फेन पैदा करते हैं, है ना। फेन गाज पैदा करता है। शुद्ध अयस्क फेन के माध्यम से ऊपर आ जाता है और अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। ठीक है, झाग को हटाकर यानी फेन को हटाकर सुखाकर शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है ये फेन प्लावन विधि होता है। फेन उत्पन्न किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि तीसरा देखते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि, इस विधि में अयस्क के महीन चूर्ण को एक संग्राहक पट्टे पर चलाया जाता है। पट्टा होता है, धान के कूटने वाला पट्टा देखे होंगे, होता है, जिसका संचालन चुंबकीय ध्रुव पर होता है। इसके फलस्वरूप चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय पदार्थों से पृथक हो जाते हैं। इसमें चुंबक नहीं होता है, वो अलग हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये था चुंबकीय पृथक्करण विधि। चलिए इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो कि इसमें जो है निर्माण दर्शाना था वही है। इसको आप लोग बनाइएगा पहले, उसके बाद इसमें मिलाइएगा। देखिए CaO है दोस्तों, तो कैल्शियम 20 नंबर पर आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 8 2 हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, 2 6 हो जाएगा। चलिए कैल्शियम देखिए इसमें एगो है तो एगो लिखाया है। इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 गो यहाँ दर्शाया गया है। ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 गो, यहाँ 6 गो दर्शाया गया है। इसका मतलब इस 2 गो इसको देगा। या देखिए 2 गो दिया है तो 2 प्लस हो गया है। हाई वाला जस के तस यहाँ उतार दिए हैं और ये वाला जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण कर रहा है, ये दर्शा दिया है। 2 ग्रहण कर रहा है इसलिए 2 माइनस। अब इसके बाद देखिए ये 2 Ca2 प्लस और ऑक्सीजन 2 माइनस, प्लस माइनस खत्म, CaO हो गया, है ना। चलिए अगला है AlCl3 एल्युमिनियम। देखिए एगो है 13 नंबर पर आता है, 2 8 3। क्लोरीन देखिए का नंबर पर 17 नंबर पर, 2 8 7। अब यहाँ देखिए एल्युमिनियम के बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 गो यहाँ दर्शाया गया है। Cl यहाँ देखिए दोस्तों 3 गो है तो 3 गो यहाँ पे लिखे हैं, है ना।
अब देखिए एगो Cl के बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 को दर्शाएगा 2 2 4 2 6 एक साथ, 2 2 4 2 6 एक साथ, और 2 2 4 2 6 एक साथ। अब तीनों एक को ग्रहण करेगा, है ना। अब यहाँ देखिए बराबर 3 को दिया है तो 3 को प्लस हो गया। अब ये सब एक को लिया है तो यहाँ पे एक को दर्शा दिया गया है, एक को लिया इसलिए एक को माइनस आया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ एरो के चिन्ह, 3 को ये L3 प्लस हो गया, 3 को Cl है तो 1 को माइनस देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 को के लिए 3 माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस खत्म, AlCl3 हो गया। चलिए अगला देखते हैं, K2O है। के यानी पोटेशियम 19 नंबर पर आता है, 2 8 8 1, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, 2 6। इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। के का है दोस्तों, दूगो है, तो दूगो यहाँ पे लिखा गया है। एगो के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक यहाँ पे है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, एक को ग्रहण करेगा, क्योंकि 8 को होना चाहिए, है ना। तो अब इसके बाद देखिए दूगो ग्रहण किया, के दूगो है तो 2 हो गया, यहाँ एगो प्लस, चूँकि एगो पोटेशियम एगो इलेक्ट्रॉन दिया है तो एगो प्लस, और दूगो के लिए 2 प्लस हो जाएगा। और दोनों एक को लिया है तो यहाँ दूगो स्टार आ गया, और 2 माइनस, दूगो लिया है इसलिए दूगो माइनस हो गया। अब ये वाला प्लस हो गया, और दूगो ग्रहण किया, 2 माइनस हो गया, प्लस माइनस खत्म, K2 हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद बनाइएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो चालू किए और बनाना शुरू कर दिए। KCl देखिए, के है 19 नंबर पर आता है दोस्तों, 2 8 8 1, क्लोरीन है, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, है ना। 17 नंबर पर 2 8 7। यहाँ देखिए के का एगो है, एगो है, एगो के हो गया, के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 हो गया। Cl के किनारे 7 को है, 2 2 4 2 6 एक साथ, इन्हें एगो चाहिए, 8 को हो गया, ठीक है। के प्लस, एगो चूँकि दिया है तो प्लस, और एगो ग्रहण करेगा तो एगो माइनस हो जाएगा, 2 2 4 2 6 एक साथ को इसी लिख दिए हैं, और ये एगो यहाँ आ गया 8 को। अब के प्लस, एगो ग्रहण किया Cl माइनस, प्लस माइनस खत्म, KCl बन गया। अगला है CaCl2, है ना। Ca का है दोस्तों, Ca पहले नंबर कैल्शियम 20 नंबर पर आता है, 2 8 8 2 हो जाएगा। क्लोरीन देखिए 17 नंबर पर आता है, 2 8 7 हो जाएगा। चलिए, तो कैल्शियम के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूगो, तो यहाँ पे 2 बैठा दिए हैं, दूगो स्टार। Cl दूगो है तो 2 जगह लिखे हैं, एगो Cl के बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 एक साथ, एगो इससे लेगा और ये एगो इससे लेगा। चलिए, 2 को दिया है तो 2 प्लस, Cl 2 जगह तो 2 जगह लिखाया है, एक को जरूरी था, एक को हो गया, प्लस माइनस माइनस, चूँकि एक को लिया है, Ca2 प्लस Cl माइनस, एक को लिया है तो माइनस हो गया, 2 के लिए 2 माइनस, प्लस माइनस खत्म, CaCl2 हो गया। चलिए अगला देखते हैं, टोटल 7 क्वेश्चन इसमें था। MgCl2, मैग्नीशियम देखिए 12 नंबर पर आता है, 2 8 2, क्लोरीन देखिए 17 नंबर पर आता है, 2 8 7। चलिए, यहाँ जो है मैग्नीशियम के बाहरी सेल में, मैग्नीशियम में एगो है तो एगो लिख दिए हैं। मैग्नीशियम के बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर दर्शा दिए हैं। Cl देख लीजिए कैगो है, 2 है तो 2 Cl लिखा गया, 2 ही देखिए इसको, एक को चूँकि Cl के किनारे क्लोरीन के बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 को लिखेंगे, यानी एक को इसको चाहिए, तो देखिए 2 ही दिया है तो 2 प्लस हो गया, और एक को जो है ये ग्रहण किया है तो यहाँ देखिए दर्शा दिया गया है Mg2 प्लस Cl माइनस, है ना। 2 है तो एगो के लिए 1 माइनस, तो 2 के लिए 2 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म, MgCl2 हो गया। चलिए, K2S है ना, पोटेशियम सल्फाइड देखिए, के यानी 19 नंबर पे, 2 8 8 1, सल्फर देखिए 16 नंबर पर आता है, 2 8 6। चलिए, के दूगो है तो के दूगो लिखेंगे, के बाहरी सेल में देखिए कितना है इलेक्ट्रॉन, एगो है तो एक हो गया, एस का एगो है, एगो है तो यहाँ पे एगो एस हो गया, 2 2 4 2 6, चूँकि इसके बाहरी सेल में 6 है, एक को ग्रहण किया, K2 प्लस, चूँकि दिया है तो प्लस होगा, 2 को ग्रहण किया है तो 2 को यहाँ स्टार दिया गया है, 2 माइनस। फिर देखिए यहाँ इजस के तस हो गया, हाई इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा प्लस माइनस, 2 को है माइनस हो गया, प्लस माइनस खत्म, K2S बन गया। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है दोस्तों 3 का लास्ट पार्ट संपन्न हुआ।
तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए